तीसरा एक और कंसेप्ट है, इस चीज को हम लोग लेविस कंसेप्ट बोला करते हैं। ये लिखने का तरीका होता है लेविस कंसेप्ट। इस केस में हम लोग मतलब एच प्लस के टर्म में बात ही नहीं करते हैं। एच प्लस लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, एच प्लस दे रहा हो, एच माइनस दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस केस में हम लोग लोन पेयर के टर्म में काम करते हैं, या बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में काम करते हैं। तो जैसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे जाएंगे। लेविस कंसेप्ट हेडिंग डाल के डिफिनेशन नोट करो। पॉइंट नोट कर लो इसमें। दीज सब्सटेंसेस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और शायद तुम लोगों को ध्यान होगा, रिसेंटली अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़े हैं। जब हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं तो वहां पे हम लोग टर्म यूज किया करते हैं ऑक्सीडेशन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं तो वहां पे बोलते हैं रिडक्शन। तो ये जो एसिड वाला पार्ट है, ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के एक गेन के टर्म में काम कर रहा है। तो इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं। और हम लोग करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है इसका। बेस वाले पार्ट में जैसे अगर एसिड वाले पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग बेस का डिफिनेशन डालें तो दीज सब्सटेंसेस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगर एसिड हुआ तो एक्सेप्ट करेगा, ए वाला पार्ट कॉमन है, एसिड हुआ तो एक्सेप्ट करेगा, बेस हुआ तो उस केस में डोनेट करेगा। ये टर्म आराम से मेंशन किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। शुभम एक सवाल का जवाब दे। अमोनिया मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ याद है? ये भूल गया सब। सर NH3 का एन लेविस सेंट्रल स्ट्रक्चर, एटम ठीक है। और पिरामिड शेप में एच। पिरामिड शेप में H। पिरामिड शेप तो हम बताया नहीं है क्या तुम लोगों को, बट फिर भी। और इसके अलावा कुछ? अब इसके शेप की बात नहीं कर रहे थे हम, लेविस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वैसे। क्षितिज, सही स्ट्रक्चर यस है या सर। गलत है? सर सही है। गलत नहीं है? सर सही लग रहा है मेरे को तो। अच्छा दीक्षा। यस सर, यस सर, सर यस सर, सही सही लग रहा है। वो सर, सर इसमें 2 डॉट्स होंगे क्या? लोन पेयर क्यों सर नहीं बनाएंगे और भाई? होगा तो? नहीं और नहीं होगा, एक ही लोन पेयर होगा। लोन पेयर टर्म मेंशन किया तुम लोगों को। नाइट्रोजन का वैलेंसी बताया था तुम लोगों को 5 के बराबर होता है। तो अगर नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 है, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे हम लोगों के पास 3 हाइड्रोजन हैं। तो तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। और नाइट्रोजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो आराम से एक लोन पेयर वाला पार्ट प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में NH3 वाले पार्ट में एक लोन पेयर होगा। तो जैसे मान लो बेस के डिफिनेशन के हिसाब से काम करें, दीज सब्सटेंसेस या दीज मॉलिक्यूल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट कर रहा है बेसिकली। तो जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर वाला पार्ट तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है। तो जिन सब्सटेंसेस के पास लोन पेयर होता है, उस चीज को हम लोग आराम से लेविस बेस बोल सकते हैं। लेकिन ये पार्ट में लेविस बेस बोलने का पार्ट तो अपने को मालूम है, तो लोन पेयर आ गया तो चलो बोल सकते हैं। बट लेविस एसिड बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेविस एसिड बताना अभी मुश्किल काम है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत और कंसिडरेशन लेके चलने होंगे, तो इसलिए अभी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो बेस हो गया। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज को हम लोग आराम से एसिड बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एसिड और बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इनके अलावा आवश्यक चीज बोलो, कोई डाउट है? सर नाइट्रोजन का कैसे हो गया हम लोग का ये वैलेंसी 5? वैलेंसी 5 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा हम वैलेंसी बोल दिए थे क्या, सॉरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होगा ना, हाँ सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, जिसमें से 3 बॉन्ड बनाने में चला गया, मतलब वैलेंसी 3 हो गया और एक लोन पेयर वाला पार्ट रह गया। ठीक है, चलो, जैसे ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जो हम लोग को कंसिडर करना था, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट जिसके बेसिस पे एसिड और बेसिस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा कुछ क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे मान लो एसिड ही है, तो कितने टाइप के एसिड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड हो गया, या फिर कितने H+ दे सकता है कोई भी एसिड। जैसे HCl है तो एक H+ दे सकता है, H2SO4 2 H+ दे सकता है, तो इसके हिसाब से भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, सॉरी मतलब इन जनरल बोलने का तरीका होता है मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है कि मिनरल एसिड है कि ऑर्गेनिक एसिड वाला पार्ट है। तो इस तरीके का भी हम लोग कैरेक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं। उसी पार्ट में हम लोग एक छोटा सा पार्ट डिस्कस क्या करते हैं, जिस चीज को हम लोग प्रोटिसिटी बोला करते हैं, प्रोटिसिटी, या फिर इसी चीज को हम लोग बेसिसिटी भी बोला करते हैं। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई एसिड होगा तो हमेशा एसिड वाले पार्ट का हम लोग बेसिसिटी डिफाइन करेंगे और बेस वाले पार्ट का हम लोग एसिडिटी डिफाइन किया करते हैं। तो प्रोटिसिटी बोलो तो इसका मतलब जैसे प्रोटॉन है अगर, तो प्रोटॉन का मतलब होता है H+, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो अगर हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए वहां से, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो बचा क्या अपने पास, एक प्रोटॉन वाला पार्ट। तो इस केस में हम लोग का जो H+ वाला पार्ट है उसको हम लोग नॉर्मली प्रोटॉन भी बोल दिया करते हैं। ये एक लैंग्वेज ध्यान रखना, बोलने का तरीका होता है। H+ का मतलब प्रोटॉन। तो जैसे ऊपर जितने भी डिफिनेशन डाले थे हम लोग, स्पेशली ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, जो भी सब्सटेंस H+ डोनेट कर सकता है उस चीज को एसिड बोलते हैं। तो जो भी सब्सटेंस एक प्रोटॉन दे सकता है उस चीज को हम लोग एसिड बोल सकते हैं। ये लिखने का भी एक तरीका आराम से हो जाता है वहां पे। तो जैसे हम लोग टर्म प्रोटिसिटी बोल रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, प्रोटिसिटी वर्ड से? बताओ, कोई कोई भी बताओ। बताओ भी कोई भी, गेन ऑफ प्रोटिसिटी वर्ड प्रोटॉन, से क्या? गेन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटिसिटी का मतलब ये चीज समझ में आ रहा है? प्रोटॉन से रिलेटेड समझ आ रहा है। तो देख के मालूम पड़ रहा था, उतना तो हमें समझा दिया क्या। प्रोटिसिटी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, क्या रिलेट कर पा रहे प्रोटिसिटी? जैसे सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल, आसान। सिंपलिसिटी क्या होता है? तो बोल ही सकते हैं सिंपल से रिलेटेड को है कुछ। तो सिंपलिसिटी बेसिकली हम लोग कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट, इसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोटॉन वाला पार्ट वो H+ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटिसिटी वाला पार्ट कितने H+ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट इस तरह के कंसिडरेशन को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग प्रोटिसिटी के टर्म में काम करेंगे, वैसे है दोनों सेम चीज, बस नाम अलग अलग है। जब हम लोग प्रोटिसिटी बोलेंगे तो इस केस में नंबर ऑफ H+ that can be donated, that can be donated by an acid, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बेसिसिटी वर्ड यूज करेंगे तो बेसिसिटी और एसिडिटी वर्ड थोड़ा अलग रेफरेंस में लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा अलग रेफरेंस क्या होता है, पहले इस डेफिनेशन को नोट करो, फिर हम लोग नोट डाउन करते हैं। नोट करो प्रोटिसिटी वाला पार्ट। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग बेसिसिटी वाले पार्ट की बात करते हैं तो इस केस में इसे लिखा जाता है बेसिसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन on reaction with NaOH। ये नॉर्मली लिखने का एक तरीका होता है कि अगर हम लोग किसी कंपाउंड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तब इस केस में
कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इस चीज को हम लोग बेसिसिटी के बराबर आराम से मेंशन कर सकते हैं। और केवल यही एक कंसेप्ट को समझाने के लिए हमको पूरा वो लेविस स्ट्रक्चर वाला पार्ट बताना पड़ा था, केवल यही एक कंसेप्ट के लिए। और लोग उसके बिना भी काम कर सकते थे, बोल सकते थे इसको रट लो, लेकिन इसलिए उस चीज को बता दिया क्योंकि जब हम लोग इसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तो बहुत आसान फील होगा तुमको। जब लेविस स्ट्रक्चर बनाना आ गया है तो वो चीज बहुत ही इजी फील होगा, तो इसमें डिफिकल्टी निकल के नहीं आने वाला है। इस केस में जो बेसिसिटी वाला पार्ट है, आराम से लिख सकते हैं कितना H प्लस कोई भी एसिड डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स बेसिसिटी। जैसे अगर मान लो कि हम लोग HCl की बात करते हैं, तो HCl वाला पार्ट एक H प्लस डोनेट कर सकता है। तो अगर एक H प्लस डोनेट कर सकता है, इसका मतलब हम लोग प्रोटिसिटी, या फिर यहीं पे टर्म हम लोग आराम से बेसिसिटी 1 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। तो प्रोटिसिटी बोलो या बेसिसिटी बोलो, आराम से 1 के बराबर मेंशन किया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा, अगर मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 वाले पार्ट में हम लोग को दिख रहा है कि 2H प्लस हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। तो अगर 2 प्रोटॉन दे सकता है, इसका मतलब प्रोटिसिटी या बेसिसिटी इज इक्वल टू 2 बोल सकते हैं। और इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे अगर प्रोटिसिटी 1 के बराबर है, तो नाम हम लोग मोनोप्रोटिक यूज कर सकते हैं, या फिर नाम वाले पार्ट में हम लोग आराम से मोनो बेसिक यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर लो, मोनोप्रोटिक मतलब 1 और मोनो बेसिक मतलब 1, आराम से ऐसा मेंशन करके हुए काम कर सकते हैं। और सेकेंड वाले केस में प्रोटिसिटी 2 है, तो इस केस में हम लोग आराम से डाई प्रोटेक्ट नाम लिखते वक्त लिख सकते हैं, डाई प्रोटेक्ट, या फिर इसी चीज को हम लोग डाई बेसिक भी आराम से बोल सकते हैं। दोनों नाम लिखने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो जैसे H3PO4 है, तो क्षितिज बताओ भाई कि इसका प्रोटिसिटी कितना होना चाहिए? सर 3। 3 होना चाहिए। 3 होने का मतलब इसका नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, किस टाइप का एसिड है? सर ट्राइपोटिक। ट्राइप्रोटिक या फिर ट्राई बेसिक आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके बाद जब हम लोग ट्राई तक की बात कर लेते हैं, तो अगर 4 रहा या 4 से ज्यादा रहा H प्लस वाला पार्ट, तो वहां पे हम लोग वर्ड पॉलीप्रोटिक यूज करना शुरू कर देते हैं। इधर पॉलीप्रोटिक या फिर पॉलीबेसिक वाला पार्ट भी हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। पॉलीप्रोटिक बोलो या पॉलीबेसिक बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों टर्म हम लोग डिस्कशन में यूज करते हुए काम कर सकते हैं, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। तो जैसे मान लो H3PO4 दिखा तो ट्राइप्रोटिक या ट्राई बेसिक बोल दिया। तो अगर मान लो शुभम H3PO3 है, तो इस केस में कितना प्रोटिसिटी होना चाहिए? इस केस में कितना प्रोटिसिटी होना चाहिए? 3। 3। देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन है तो 3, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आंसर 3 नहीं होता है, यहाँ वाले पार्ट में आंसर 2 होता है, क्योंकि कंपाउंड 2 ही H प्लस दे सकता है। और अगर 2 H प्लस दे सकता है तो इस चीज को हम लोग वापस से डाई बेसिक या डाई प्रोटिक बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर एक और एग्जाम्पल पुट अप करके, दोनों स्टार मार्कर रखना एग्जाम्पल, अगर H3PO2 है, तो H3PO2 वाले पार्ट में भी 3 हाइड्रोजन दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे एक ही H प्लस हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मोनोप्रोटिक एसिड वाला पार्ट है, ना कि यहाँ पे ट्राइप्रोटिक वाला पार्ट। इस एक चीज का ध्यान रखना है। और अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो रिलेट करना थोड़ा आसान होगा। जैसे H3PO4 है, तो H3PO4 वाले पार्ट में सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग P डबल बॉन्ड O बना सकते हैं। सर पंखा बंद करिए। सबसे पहला काम हम लोग P डबल बॉन्ड O बना सकते हैं। उसके बाद क्या करें, तो हम लोग OH ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। तो एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप, ऐसा बनाया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा, अगर H3PO3 है, तो H3PO3 के स्ट्रक्चर में सबसे पहले P डबल बॉन्ड O था, एक OH ग्रुप था, दूसरा OH ग्रुप था, लेकिन अब तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप है। और अगर हम लोग H3PO2 बना के चलते हैं, तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाया, एक ऑक्सीजन बचा है तो एक OH और बाकी दोनों हाइड्रोजन। तो तीनों में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि पहले वाले केस में 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, बट दूसरे वाले केस में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और थर्ड वाले केस में एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। और हम लोगों ने टॉटिसिटी वाले पार्ट में H3PO4 में 3 H प्लस लिखा था, जबकि H3PO3 में 2 H प्लस लिखे हैं और H3PO2 में 1 H प्लस लिखे हैं। तो इसको देख के एक चीज शायद समझ में आ रहा होगा कि जो H या जो हाइड्रोजन वाले पार्ट हम लोगों के ऑक्सीजन से अटैच्ड है,
जैसे पहले वाले केस में 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, वो तीनों को H+ के जैसा हटा सकते हैं। लेकिन अगर फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग हटा नहीं सकते। अगर इस चीज को हम लोग H+ के जैसा हटा ही नहीं सकते तो इसको H+ में काउंट करना भी सही नहीं होगा। इसलिए इस पार्टिकुलर पार्ट में केवल एक यहाँ से H+ हटेगा, दूसरा OH से H+ हटेगा, और थर्ड वाले केस में केवल एक H+ हटेगा। ये एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। ये समझ आया तुम लोगों को पॉइंट? हम लोग हाइड्रोजन केवल वहीं से हटा सकते हैं जहाँ पे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे हम लोग नॉर्मली एक टर्म यूज किया करते हैं ऑक्सी एसिड, या फिर इसी चीज को हम लोग ऑक्सो एसिड भी बोल सकते हैं। लिखने का एक तरीका होता है ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। वैसे एसिड्स जहाँ पे H ऑक्सीजन से अटैच होता है तो वहां से हम लोग H को आराम से हटा सकते हैं। जैसे H2SO4, तो H2SO4 में H ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मतलब ऑक्सी एसिड है, या ऑक्सो एसिड बोलो, दोनों सेम चीज है। या फिर मान लो H2CO3 ऑक्सीजन से H अटैच्ड है तो उसको भी ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड आराम से बोल सकते हैं। या फिर H3PO4, H3PO2, H3PO3, इन सबको हम लोग आराम से ऑक्सी एसिड के एग्जाम्पल में पुट अप करते हुए इन सबको हम लोग आराम से एग्जाम्पल में पुट अप करते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना होता है। तो वही ऑक्सी एसिड्स में वही H+ हटा सकते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच होगा, और उतना ही प्रोटिसिटी होता है। ये हम लोग स्ट्रक्चर से आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। तो पहले ऊपर वाला पार्ट नोट कर लो, फिर उसके बाद नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल्स जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मेंशन करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लेना, चलो उसको भी हम नोट में लिखवा देंगे अलग से। पहले ये चार सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लो। नीचे के दोनों एग्जांपल्स को अगर अलग पेन से नोट कर सकते हो तो अलग पेन से नोट कर लेना, ज्यादा बेटर होगा। सर बेसिसिटी का जो डेफिनेशन लिखवा है उसका क्या मतलब? बेसिसिटी का मतलब होता है कि बेसिकली कोई भी एक एसिड कितने OH- के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इतना तो मालूम है तुम लोगों को, HCl + NaOH क्या बनाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला पार्ट अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? पता शुभम जल्दी। NaCl NaCl और प्लस साथ ही साथ H2O। तो जैसे इस HCl में एक H+ था और एक Cl- था, तो यहाँ का OH- अगर इस H+ के साथ कंबाइन कर गया तो ये तो पूरा मिला करके H2O बन जाएगा। फिर बचा क्या? Cl-। तो इस HCl में जो हम लोग H+ को रिप्लेस कर दिए Na+ से, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग प्रिसाइजली एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बट है डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही एक पार्ट, जहाँ पे Na+ इस H+ को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कितना H+ रिप्लेस हुआ, उस चीज को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, कितना H+ रिप्लेस हुआ, तो इसका मतलब उसी को रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग? OH- के साथ रिएक्शन करा के। तो वहां पे हम लोग टर्म रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मेंशन करना शुरू कर देते हैं। कितने H+ को रिप्लेस करा पाए NaOH के साथ रिएक्शन करा के, दैट इज कॉल्ड एज हम लोग का बेसिसिटी। समझ आया? यस सर। ओके, नोट करो एग्जांपल। तो जो सिटी सेंटर में केसेस आ गया, पता चल गया तुम लोगों को? बैंक ऑफ इंडिया बंद हो गया है, HDFC भी शायद बंद हो गया है। तुम लोग घर भी सील कर दिया जाए कुछ दिनों में। बाहर निकलना बंद कर देना भाई। नोट करने के बाद ये दोनों एग्जांपल जिसको स्टार मार्क कर रखा है, इन दोनों को भी नोट कर लो।
और इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद, या फिर स्ट्रक्चर मत बनाओ, पहले पॉइंट नोट कर लो, नोट लिख करके पॉइंट नोट करो। In case of oxyacids or oxoacids, only those H plus can be removed, which are present on oxygen, which are present on oxygen। और ऑक्सी एसिड जैसे तुम लोग एक चीज ध्यान में होगा, जब स्ट्रक्चर बनाने वाले पार्ट के रूल्स को बोल रहे थे तो बोला था कि अगर कभी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दे रखा होगा तो OH ग्रुप बनाया करो। तो ये बोलने के पीछे लॉजिक यही था कि अगर कभी भी ऑक्सीजन होता है तो OH ही नॉर्मली बना करता है। मतलब अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो OH रहेगा, तो ऑक्सी एसिड आएगा इन जनरल। और अगर ऑक्सी एसिड है तो वही केवल H प्लस को हटाएंगे, वहां से हम लोग आराम से बेसिसिटी या प्रोटिसिटी वाला पार्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है, इन तीनों को नोट कर लो, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। लास्ट के दोनों पार्ट को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। और नोट में सेकंड एक पॉइंट, ओके नोट करो नोट करो। हो गया। ओके, तो नोट में सेकंड पॉइंट नोट कर लो। इफ H प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब उस केस में हम लोग वहां पे टर्म पॉलीप्रोटिक एसिड आराम से बोल सकते हैं। पॉलीप्रोटिक या फिर पॉलीबेसिक एसिड बोल सकते हैं। और पॉलीप्रोटिक पॉलीबेसिक एसिड वाले पार्ट के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग, जैसे यहाँ तो केवल प्रोटिसिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड की बात कर रहे थे, तो सिमिलर टाइप से हम लोग, जैसे एसिड है तो उसका बेसिसिटी डिफाइन करना है, तो अगर बेस वाला पार्ट है तो उस चीज का हम लोग एसिडिटी वर्ड आराम से डिफाइन कर सकते हैं। एसिडिटी ऑफ अ बेस, हेडिंग डाल दो छोटा सा, एसिडिटी ऑफ अ बेस, और फटाफट नोट करते जाओ। It is equal to the number of OH minus which the base can produce in water or equal to the number of HCl with which it can react with।
or equal to the number of HCl with which it can react with. कोई भी सब्सटेंस वाटर में डालने पे कितना OH माइनस दे सकता है, उस चीज को हम लोग उसका एसिडिटी बोलेंगे। जैसे NaOH है तो एक H प्लस दे सकता है, सो एक OH माइनस दे सकता है, तो एसिडिटी 1। और मोनो एसिडिक बेस बोल सकते हो आप पे टर्म हम लोग आराम से। एग्जांपल भी नोट करते चले जाते नीचे। अगर NaOH दे रखा तो NaOH वाले पार्ट में हम लोग को एक OH माइनस मिलेगा। अगर एक OH माइनस मिलेगा तो हम लोग आराम से तब यहाँ पे मोनो एसिडिक बोलते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है, BaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ से दो OH माइनस डायरेक्टली दिख रहा है हम लोग को मिल सकता है। इस केस में डाई एसिडिक बेस बोला जा सकता है हम लोग, तो डाई एसिडिक बेस टर्म आराम से मेंशन कर सकते हैं। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड वाले पार्ट में OH माइनस दिखाई ही दे। जैसे NH3 है तो NH3 वाला पार्ट जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाते वक्त एक हाइड्रोजन ऐड होता है, NH4 प्लस बनाता है, और उसी के साथ साथ एक Cl वाला पार्ट। तो एक NH3 एक HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब जब ये वाटर में जाएगा तो एक ही OH माइनस देगा, बाय डिफॉल्ट देगा। हम लोगों ने रिएक्शन पहले भी पढ़ा था। तो इस केस में NH3 वाले पार्ट को हम लोग आराम से मोनो एसिडिक बेस आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर NH3 वाला पार्ट दे रखा तो NH3 वाले पार्ट में हम लोग आराम से, एक मिनट, NH3 वाले पार्ट में हम लोग आराम से मोनो एसिडिक बेस के टर्म में काम करते हुए देख सकते हैं। हाँ, चल रहे हैं हम लोग। इस केस में हम लोग आराम से डिस्कशन करते वक्त मोनो एसिडिक वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। मोनो एसिडिक बेस NH3 के केस के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ये एक OH माइनस देगा, तो इसलिए आराम से मोनो एसिडिक बेस वर्ड यूज किया जा सकता है उसमें। कभी कभी OH माइनस नहीं दिखाई देगा तो HCl से क्या रिएक्शन हो सकता है, इसके हिसाब से भी कंसिडरेशन किया जा सकता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है। अब क्योंकि अगर यहाँ तक के पार्ट में डिफिकल्टी नहीं है तो एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिखवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग pH कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डिफिकल्टी है किसी को? वाला सर। कौन सा सर? NH3 का। NH3 वाला पार्ट। जैसे अब मान लो कि NH3 अगर दे रखा तो NH3 वाला पार्ट HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो कुछ बनाता है, ये तो मालूम पड़ ही जाता है तुम लोगों को कि NH3 HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड। बचपन से सुनते आ रहे कंपाउंड, बट इसके अलावा कोई और HCl का एडिशन नहीं सुना है। तो बेसिकली होता ये है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, और अभी एक्सप्लेन भी किया था तुम लोगों को। जैसे NH3 अगर है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसी एक लोन पेयर के वजह से ये नाइट्रोजन वाले पार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक H प्लस के साथ हो पाता है। केवल एक लोन पेयर है इसलिए एक H प्लस के साथ नॉर्मली कॉम्बिनेशन हो पाता है, तो कंपाउंड वाला पार्ट NH4 प्लस बनाता है। तो अगर एक NH3 एक ही HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसका मतलब NH3 वाला पार्ट आराम से 1 एसिडिटी वाला पार्ट शो करेगा। जैसे मान लो NH3 को छोड़ते हैं, पहले हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा बताओ? तो ये बताओ फटाफट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl के साथ कंबाइन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? बताओ भाई। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, तो भी तो डाउट पूछे, तुम्हें तो पूछेंगे। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, CaCl2। CaOH होल ट्वाइस HCl के साथ कंबाइन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करके बताओ क्या होगा इक्वेशन बैलेंसिंग के बाद। सर 1 मिनट सर। हाँ, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ACl2 twice 2 हो जाएगा 3 4 3 सर 4 नो सर HCl के पहले 2 और हाँ H2 के पहले 2 हाँ, तो इसको देख के पता चल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 था बट HCl कितना है 2। यस तो सर एक मॉलिक्यूल के साथ 2 HCl कंबाइन कर रहा। क्यों कंबाइन कर रहा? क्योंकि यहाँ पे 2 OH माइनस दिख रहा है बेसिकली। तो 2 OH माइनस देख लो या नंबर ऑफ HCl देख लो, दोनों में से कोई भी देख लेंगे, आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 HCl कंबाइन किया तो इसका एसिडिटी वाला पार्ट 2 के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया? यस सर तो NH3 कितने HCl के साथ कंबाइन करता है? 1 के साथ। तो अगर 1 के साथ कंबाइन करता है तो कितना हो जाएगा अपना एसिडिटी? 1 के बराबर। ठीक है, यस सर और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक छोटा सा पॉइंट नोट लिख करके मेंशन कर सकते हैं। तो एक पॉइंट, हाँ ठीक है, नोट लिख करके मेंशन कर लो किसी अलग पेन से। दो सब्सटेंसेस which can act as both acid as well as base are called as amphoteric substances. Are called as amphoteric substances. Those substances which can act as both acid as well as base are called as amphoteric substances. जो भी सब्सटेंस दोनों एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करेगा उस चीज को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोल सकते हैं। और अभी तुम लोगों को मैंने उसका एग्जांपल दिया था कुछ, जैसे H2O था तो H प्लस लूज कर रहा था मतलब एसिड था, H प्लस गेन कर रहा था तो बेस भी था। तो अगर H2O वाला पार्ट H प्लस ऐड करेगा मतलब, या पहले लूज करा देते हैं, H प्लस लूज करेगा मतलब एसिड बनेगा, तब उस केस में आराम से प्रोडक्ट में हम लोगों के पास OH माइनस का फॉर्मेशन कराएगा। और अगर H2O वाला पार्ट बेस के जैसा बिहेव करेगा तो आराम से H प्लस गेन करेगा और उस केस में H3O प्लस का फॉर्मेशन कराएगा। सेम एग्जांपल टाइप का पार्ट दिया था हम लोगों ने अमोनिया के लिए कि NH3 वाला पार्ट H प्लस गेन करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। और अगर NH3 वाला पार्ट एक H प्लस लूज करेगा तब उस केस में आराम से NH2 माइनस का फॉर्मेशन कराएगा। तो NH3 वाला पार्ट जब H प्लस गेन किया तब उस केस में इस चीज को हम लोग आराम से बेस बोलते हुए काम कर सकते हैं, और जब लूज किया तब उस केस में आराम से इस चीज को हम लोग एसिड बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा तुम लोगों को। कुछ बेसिक पार्ट है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से दे ही नहीं रखा है। एनसीईआरटी में बस H प्लस OH माइनस रीनेस कॉन्सेप्ट दे रखा है और ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस दे रखा है। तो हम लोग उतने से काम नहीं कर सकते क्योंकि एनटीएससी में कंजुगेट पेयर के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट पेयर, मालूम होना चाहिए। अब इन सब बेसिक के बाद हम लोग पीएच कैलकुलेशन के ऊपर काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लॉग का तुम लोगों को पार्ट मेरे हिसाब से आता होगा, पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, मोलैरिटी वाले पार्ट का बेसिक डिस्कशन करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग पीएच कैलकुलेशन वाले पार्ट को आराम से डिस्कस करना शुरू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे बंद करेंगे। कोई अगर डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर एक चीज कंफर्म करना था सर। बोलो। सर जो क्वेश्चंस दिए थे सर उसमें सर क्वेश्चन नंबर 6 था H2O एंड H3O प्लस। तो सर क्वेश्चन दिए थे जो क्वेश्चन नंबर 6 ये। यस सर। हाँ बोलो। तो सर इसमें अगर H प्लस आयन सर, H प्लस आयन जो देगा वो सर एसिड होगा ना? H प्लस आयन जो देगा वो एसिड होगा, ठीक है। तो सर इसमें ये समझ नहीं आया सर H प्लस वाला कॉन्सेप्ट। जैसे H2O जो है
तो यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि HCO प्लस में कन्वर्ट कराना है। तो इस प्रोसेस के टाइम पे H2O H प्लस एक्सेप्ट कर रहा होगा कि डोनेट कर रहा होगा? सर डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट करेगा तो इस पे H प्लस मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगा कि घटेगा H2O के ऊपर? सर घटेगा। घटेगा। यहाँ पे घट रहा है बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है। तो फिर से हम लिख रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, शांति से सुन लो। H2O से जब HCO प्लस में जा रहे हैं तो H प्लस का एडिशन कर रहे हैं कि रिमूवल कर रहे हैं? सर H प्लस का एडिशन हो रहा है सर। एडिशन कर रहा है। तो बेसिकली H2O H प्लस गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? सर कौन सा टर्म सर? H2O H प्लस गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? सर डोनेट कर रहा है सर। H2O की बात कर रहे हैं हम लोग। H2O H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनेट कर रहा है इस प्रोसेस के टाइम पे? सर एक्सेप्ट कर रहा है सर, एक्सेप्ट कर रहा है। यस सर। एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो भी सब्सटेंस H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोलते हैं कि बेस बोलते हैं? दैट एक्सेप्ट सर बेस बोलते हैं। हाँ बेस बोलते हैं, yes, ठीक है। sir. तो उल्टा जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ? डोनेट किया। अगर HCO प्लस से उल्टा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इसका डोनेट करता तो फिर सामने वाले को एसिड बोलना पड़ता, ठीक है। यस सर। मतलब yes, sir, बेसिक समझ आ चीज है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 11th वालों को कंफ्यूजन होता है, 12th वालों को कंफ्यूजन होता है, इसमें परेशान नहीं होने की जरूरत है। तो आराम से बार बार रिपीट कर देंगे क्योंकि ये बेसिक पार्ट यहाँ से डिस्कस हो जाएगा तो आगे कोई तकलीफ नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ क्षितिज बोलो। ओके सर ये तो मतलब जो ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लवेरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से है ना? हाँ 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 हाँ। और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर। pH कैलकुलेशन करेंगे। हाँ शुभम बोलो। सर ये एसिडिटी में भी पॉली एसिडिक बेस होता एसिडिटी में पॉली एसिडिक नहीं होता, पॉली बेसिक होता है। बेस में भी पॉली एसिडिक होता है, बेस में पॉली एसिडिक होगा, है, बेस तक। ठीक है। और कोई डाउट? सर मतलब ये जो हम लोग ये पढ़े एसिडिटी प्रोसिडिटी दोनों, ये प्रोटिसिटी सॉरी, तो ये दोनों मतलब पूरा ब्रॉन्स्टेड एंड लवेरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तीनों का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली तीनों का कॉम्बिनेशन है, बट